नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आप सब लोगों को एक सूचना है कि जैसे एलटी ग्रेड के एग्जाम की डेट आ गई है, अभी जल्द ही दिल्ली पुलिस की डेट आने वाली है और आपके सब इंस्पेक्टर की डेट आने वाली है। तो आज से ही आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, जमकर मेहनत करिए। छोटे छोटे प्रयासों से कोई सफलता नहीं मिलती है जब तक कोई बड़े प्रयास ना किए जाएं। और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप लक्ष्य से दूर रहेंगे। जिन्होंने संघर्ष किया आज तक, जिन्होंने संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी लगे रहे, डटे रहे, वही महान बने। चाहे सरदार पटेल हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो। लगातार प्रयास करते रहिए। चाहे एल्वा एडिशन हो, लगातार प्रयासों के पश्चात जो आप ये जो प्रकाश देख रहे हैं, जो बल्ब देख रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। तो आप जब तक संघर्ष एक साथ तगड़ा नहीं होगा तब तक सफलता आपके दरवाजे तक नहीं आएगी। क्रांति 1857 में हुई, लेकिन सब लोगों ने नहीं किया। अंग्रेज देश छोड़कर नहीं गए। जब तक देश के सारे लोग भारत छोड़ो आंदोलन में जेल नहीं भर दिए, अंग्रेजों की नाक में दम नहीं कर दिया, नकेल जब तक नहीं कस दी, तब तक लोग अंग्रेज छोड़कर नहीं गए। और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट हुआ, अंग्रेज अपने आप से कहने लगे कि हम भारत को छोड़कर चले ही जाएंगे, और चले भी गए। तो इस बार जो वैकेंसी है, ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए आखिरी हो, ओवर एज वाले होने वाले हों। तो आप जितने लोगों की एज है, जिनको पहला एग्जाम है या जिनका आखिरी एग्जाम है, जिनका दोबारा है, वो सब लोग लग जाएं आज से। हमारी टीम आपके साथ निरंतर लगी हुई है। तो आप चलते हैं हम आज की सीरीज पर। भारत के राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्रपति हैं आज की कक्षा में, उनको सारे राष्ट्रपति आज कंप्लीट कर लेंगे। आज के बाद हमें कोई नए राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका जीवन परिचय से लेकर उसके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, जो प्रश्न बनते हैं, आज एक भी वैकल्पिक प्रश्न बचेगा नहीं जो आपसे छूट जाए आज। तो चलते हैं हम आज पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम है। तो राजेंद्र बाबू की अगर बात करें, तो राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति हैं, पर इनके राष्ट्रपति बनने की एक बड़ी रोचक कहानी है। क्योंकि हमारे देश में संसद जो बनी 1952 में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। किस वर्ष बच्चों हुए चुनाव? 1952 में। 1952 में जब चुनाव हुए, तब हमारे यहाँ लोकसभा का गठन हुआ, राज्यसभा का गठन हुआ, विधानसभा आई, विधान परिषद आया। तो 1952 से पहले देखो ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। तारीख में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में त्रुटि है। ये तारीख है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। तो जिस समय 24 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे, उस टाइम पर अगर हम लोग बात करें, उस समय हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बिना चुनाव लड़े ही कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया था? बिना निर्वाचन के राष्ट्रपति बनने वाले इकलौते व्यक्ति हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिख लेते हैं इस बात को, बिना निर्वाचन के, बिना चुनावी प्रक्रिया के, बिना निर्वाचन के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति। और दूसरी बात देखें तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र साहब हैं। अगर बात करें सबसे लंबा कार्य राष्ट्रपति के तौर पर, वो भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं। अगर बात करें कि भारत में कौन सा इकलौता व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता, वो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल, राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल, 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले इकलौते राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले, राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। 2 बार मौका किसी को नहीं दिया गया। अगली बात जान लेते हैं हम। तो डॉक्टर साहब के बारे में अगर जाने, तो इनको कुछ उपाधियां भी दी गई हैं। इनके लोग, जो इनको जानने वाले लोग थे, इनके टाइम के लोग थे,
वो उन्हें दो नामों से पुकारा करते थे। एक तो इन्हें कहा जाता है अजात शत्रु कहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? अजात शत्रु कहते हैं। इनको और क्या कहते हैं? देश रत्न कहते हैं। अब इनको अजात शत्रु क्यों कहा जाता था, इसकी भी बड़ी एक रोचक कहानी है। इन्होंने साबित किया कि हमको अजात शत्रु क्यों कहते हैं। जो भी धड़े हैं दोनों में, धड़ों में इनका कोई भी प्रत्यक्ष विरोधी नहीं था। वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्ष 1939 में जब चुनाव हुए तो महात्मा गांधी चाहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया का प्रचार भी किया और चुनाव भी लड़वाया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। परंतु महात्मा गांधी से लगातार गतिरोध के कारण, लगातार जो गतिरोध था उस कारण सुभाष नाराज हो गए। और सुभाष के नाराजगी का जो कारण है वो है गांधी और सुभाष की अपनी अपनी विचारधाराएं। क्योंकि सुभाष चाहते थे कि जो अंग्रेजों के जो भी दुश्मन हैं उनसे दोस्ती कर ली जाए और उनकी मदद से अंग्रेजों पर हमला कर दिया जाए। पर महात्मा गांधी का मानना था कि जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं उनसे सहायता तो ले सकते हैं, पर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया भारत पर तो आज हम अंग्रेजों से लड़ते हैं, कल हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे। हम तो एक से आजादी पाएंगे तो दूसरा फिर शासन करने लगेगा। इस कारण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद चल रहा था। इस विचारधारा के गतिरोध के कारण सुभाष ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के कारण जो सुभाष को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते थे, जिन लोगों ने सपोर्ट और वोट दोनों किया था, वो गांधी की इस विचारधारा से नाराज हैं। इस कारण 1939 में एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में बैठाना था जो दोनों धड़ों को शांति से समझा सके। तो वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट का हल है राजेंद्र बाबू, और जब सुभाष का इस्तीफा हुआ तो अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद साहब। राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं वो कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य हैं। कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने तब लिया जब पहली बार कांग्रेस में कोई महिला अध्यक्ष बनी। 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार ऐसा था कि कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। उसी 1917 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए और ठीक 17 साल बाद 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। तो जहां से शुरू किया 17 सालों तक उस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पहुंचे। 1939 की घटना आपको पता है। वर्ष 1946 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जेबी कृपलानी। उन्हीं के टाइम पीरियड पर भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। पर आजादी के पश्चात 1947 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बने थे। अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं उर्वरक मंत्रालय, ये मंत्रालय किसके पास दिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिए गए। राजेंद्र प्रसाद जी अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल को आगे बढ़ाते रहे। आप लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, झंडा कमेटी का अध्यक्ष कौन था। ये सब किससे जुड़ी हुई बातें हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई बातें हैं। जब पहली बार ये राष्ट्रपति बने 1952 में चुनाव लड़कर बने, 50 से तो मनोनीत होकर बने थे। 52 से जब 57 का टर्म चल रहा है तो नेहरू की सरकार के द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल पर इन्होंने उस बिल पर साइन करने से मना कर दिया, उस बिल को पुनः वापस भेज दिया। तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप कहेंगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन था? वो है राजेंद्र बाबू। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति। तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र साहब हैं।
राजन साहब के बारे में और बातें देखें तो 1957 में नेहरू जी की टीम नहीं चाहती है कि राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, पर कांग्रेस की जो संगठन संगठन है उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू ही अध्यक्ष बनाए जाएं, राष्ट्रपति बनाए जाएं, सॉरी। तो 57 भी टिकट मिलता है राजेंद्र बाबू को और राजेंद्र बाबू बनते हैं देश में दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। 1962 में सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। किसे सम्मानित किया? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किए गए थे? 1962 में। इनकी जब मृत्यु हुई तो इनका समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट कहते हैं। ये महाप्रयाण घाट जो है ये कहां पर है? ये पटना में है। तो राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाण घाट है। और चलते हैं हम इसमें, तो गांधी जी से प्रेरित बहुत ज्यादा मात्रा में है हमारे पहले राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने एक किताब लिखी है बापू के कदमों में, गांधी एट चंपारण, डिवाइडेड इंडिया। ये सब रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो एक पुस्तक का नाम लिख लेते हैं, डिवाइडेड इंडिया, डिवाइडेड इंडिया। दूसरी पुस्तक का नाम है बापू के कदमों में, गांधी एट चंपारण। ये जो बोर्ड में आपका लिखा हुआ है, नोट हुआ है, आप लास्ट में क्लास में जब क्यूआर जनरेट होता है आप अगर इसको स्कैन कर लेंगे तो यही पीडीएफ आप तक इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके पास या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी आपके पास। चलते हैं हम इसके बाद अगले राष्ट्रपति के बारे में। तो अगले राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1967 तक राष्ट्रपति रहे हैं। ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम देखें तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो बिहार के रहने वाले थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो दक्षिण भारत से पहली बार राष्ट्रपति कौन बना? दक्षिण भारत से पहले व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने। दूसरी बात, अगर बात करें कि देश का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। और अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका शुरू कब हो रहा है? 1962 शुरू हो रहा है। लेकिन एक खूबी है वो दो लोगों में है, वो एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न दिया गया है। बाकी जितने राष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न मिला है। तो बात करें इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न से 1954 में सम्मानित हुए। तो किस वर्ष इनको भारत रत्न मिला था? 1954 में मिला था। अगली बात देखें हम लोग, ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सोवियत संघ के राजदूत भी रह चुके थे, तो कौन सा इकलौता राष्ट्रपति है जो सोवियत संघ अर्थात रूस का राजदूत रहा? अगली बात देखो आप लोग, राधा कृष्णन में अगर देखें तो राधा कृष्णन जी जो हैं स्वतंत्रता के पश्चात, एक पाठ्यक्रम तैयार किया 10+2+3 का जो शिक्षण का जो पाठ्यक्रम था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? अभी हाल ही में 2020 में सरकार ने कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक नया पाठ्यक्रम जारी किया है जो है 5+3+3+3। इसमें आपको अब बोर्ड एग्जाम अगर नीति लागू हो जाती है तो हाई स्कूल में नहीं, आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा आपको। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जब होता है तो वो जन्मदिन कब होता है? 5 सितंबर को होता है। ये 5 सितंबर को प्रत्येक साल क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर आपसे पूछे कि शिक्षा नीति किसके द्वारा पाठ्यक्रम की जारी करी गई थी,
जारी करी गई थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। सोवियत संघ में राजदूत कौन रह चुका था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दक्षिण भारत से पहला व्यक्ति कौन था जो राष्ट्रपति बना? तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश में 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन कौन रहा? तो 2 व्यक्ति हैं यहाँ भी। उस 2 व्यक्तियों का नाम क्या है? एक तो स्वयं सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और दूसरे हैं हामिद अंसारी साहब। ये दोनों लोग 2-2 बार उपराष्ट्रपति बने। अब जो अगले राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ये जाकिर हुसैन साहब जो हैं ये देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। और दूसरी बात देखें अगर हम, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जैसे टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969, तो 3 मई 1969 को इनका इंतकाल हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पर जो तत्कालीन समय उपराष्ट्रपति होता है उसको कार्यभार दे दिया जाता है। तो हम लोग सब जानेंगे कौन उस समय उपराष्ट्रपति था। फिलहाल 2-1 बातें और जान लेते हैं। ये अगर बात करें तो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। राज्यपाल रह चुके थे। तो बिहार का राज्यपाल कौन सा राष्ट्रपति था? वो 2 व्यक्ति भी हैं, यहां भी जानना है हमको कौन से 2 व्यक्ति थे। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हमारे कानपुर के रामनाथ कोविंद जी भी वो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। तो बिहार के 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो देश के राष्ट्रपति बने हैं। परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य के राज्यपाल सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार से 2 बार जो राज्यपाल बने हैं वो देश के राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में और अगर जाने हम, तो इन कार्यकाल पूरा ना कर पाने वाले, कार्यकाल पूरा ना कर पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति। हमारे यहाँ ये भी 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा वैसे भी होता है, तो 2 का जोड़ा इनका भी है। 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक तो है डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक है फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई तो बड़ी रोचक कहानी है। अब ये जो रोचक कहानी है, उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था वीवी गिरी साहब। तो वीवी गिरी साहब उस समय थे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के पास कार्यभार आ जाता है अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उसका देहावसान हो जाए। तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जिनका नाम है वीवी गिरी। पर 1966 में देश में जो प्रधानमंत्री बन गई थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को लगता था कि जो ओल्ड गार्ड लोग हैं वो उनको सत्ता पर नहीं रहने देंगे, इसलिए इंदिरा जी मिलती हैं जाकर वीवी गिरी से और उनको बोलती हैं कि आप भी राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन कर दीजिए। तो वीवी गिरी अपने पद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो हमारे यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति का तो प्रावधान है पर उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। इसीलिए उस टाइम पर जब उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तब एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। उस समय राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसी स्थिति पर तत्कालीन समय के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान साहब, वो क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो कौन सा इकलौता ऐसा मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगर बात करें किस मुख्य न्यायाधीश ने कहा था या किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान साहब ने कहा था। अगर पूछे किस विद्वान या संविधान सभा एक किस व्यक्ति ने कहा था, तो ठाकुर प्रसाद भार्गव द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना ही क्या है? आत्मा है। तो अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान साहब तो कार्यवाहक हैं, तो इनके क्रम को काउंट नहीं किया जाएगा। अगले जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर वीवी गिरी साहब।
जो एक बड़े श्रमिक नेता हैं। पूछेगा कौन सा राष्ट्रपति था जो श्रमिक नेता था? कैसे नेता थे? मजदूर नेता थे। अब वीवी गिरी का जब चुनाव हुआ, इस चुनाव में, जिस चुनाव की प्रक्रिया को हमने कल बताया था कि इसमें किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देना होता, इसमें वरीयता देनी पड़ती। तो जब इनके चुनाव की मतगणना हुई, उसमें वोटिंग की जब काउंटिंग की गई, तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, उनको 48.1% मत मिलते हैं। परंतु राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 50% प्लस एक वोट की आवश्यकता होती है। ये वोट जो हैं ये नीलम संजीव रेड्डी को नहीं मिले हैं पहली वरीयता पर जब दूसरी वरीयता की गणना करी गई, उस वरीयता में सबसे ज्यादा वोट जो मिले हैं वो वीवी गिरी को मिले हैं। तो वीवी गिरी को 51.2% वोट मिले हैं। तो किसके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी? द्वितीय चक्र की मतगणना हुई, मतगणना हुई। तो किसके चुनाव में दो बार मतगणना करनी पड़ी थी? वीवी गिरी के बारे में। इनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो पूछेगा निर्दलीय, निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पहले राष्ट्रपति, चुनाव जीतने वाले प्रथम राष्ट्रपति। सबसे कम अंतर से, सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले, चुनाव जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इतने कम अंतर से सबसे कम वोटों के अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी साहब है, वेंकट वराह गिरी। अगर बात करें इनके बारे में, तो वीवी गिरी ने अपने चुनाव में एक नारा दिया था, अंतर आत्मा, अंतर आत्मा की आवाज का नारा, आवाज का नारा। ये बड़े मजदूर नेता हैं, आयरलैंड में पढ़ते थे, तो आयरलैंड की धरती पर भी मजदूरों के लिए आंदोलन कर दिया था। वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसने विदेश पर मजदूरों का आंदोलन किया है? वीवी गिरी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए वीवी गिरी को लेकर, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा यूपी का कौन सा राज्यपाल देश का राष्ट्रपति बना? तो उसका सही उत्तर क्या है? वीवी गिरी साहब हैं। और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। एक किताब का इनकी नाम है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन लेबर्स। ये जो पुस्तकें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? वीवी गिरी द्वारा लिखी गई हैं। फिर चलते हैं, इनके बाद हमारे देश में जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी, तो 24 अगस्त 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति बने। इनके टाइम को देखें तो ये भी पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाए हैं। तो कार्यकाल पूरा न कर पाने वाले, पूरा न कर पाने वाले दूसरे राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। इतने अद्भुत राष्ट्रपति हैं कि इंदिरा जी के टाइम पर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी सलाह के द्वारा इनको राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मजबूर शायद कर दिया गया होगा। तो आंतरिक अशांति पर, आंतरिक अशांति पर, अशांति पर आपातकाल लगाने वाले, लगाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। मतलब हमारे देश में आपातकाल 3 बार लगे हैं, 1962 में भी लगा है, 1971 में भी लगा है, 1975 में भी लगा है। लेकिन जो 62 और 71 में लगा था वो बाह्य आक्रमण युद्ध के दौरान लगा था,
और जो 25 जून 1975 को लगाया गया, जिसको भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाती है। तो जो आंतरिक अशांति है वो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था, ये आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा करी गई थी? फखरुद्दीन अली अहमद साहब के द्वारा करी गई थी। ये सिंचाई मंत्री भी हुआ करते थे, तो आप लोग नोट कर सकते हैं कौन सा राष्ट्रपति था जो सिंचाई मंत्री भी था। इनके बाद अगर देखें तो इनकी जब मृत्यु हो गई तो उस समय कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं बीडी जट्टी साहब। जत्ती नहीं, जट्टी है ना। तो ये कब से रहे? कार्यवाहक रहे। 6 महीने के अंदर नए चुनाव करा लिए जाते हैं और कार्यवाहक का क्रम काउंट नहीं किया जाता है। यानी जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती साहब थे। फिर नए चुनाव हुए और नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। अब साल देखें तो कौन सा है? 1977। तो 1977 में पहली बार देश में ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि जो विपक्षी दल थे वो एक साथ आए जनता पार्टी के बैनर तले, और जनता पार्टी की 1977 में सरकार बनी और उस सरकार के जो मुखिया बने वो मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने गुट के एक व्यक्ति जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, तो जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रथम राष्ट्रपति बने। ये जो हैं पहले कहां से आते हैं? आंध्र प्रदेश से आते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो कौन सा सीएम है जो देश का प्रेसिडेंट बना था? उत्तर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी साहब। ऐसा एक साथ बार और हुआ है। पंजाब के एक मुख्यमंत्री जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, वो भी देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो कौन कौन से मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा जो बने हैं देश के राष्ट्रपति? तो ऐसे में एक नाम और बढ़ा लेते हैं, उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा जी। वो भोपाल एक पहले रियासत हुआ करती थी, उस भोपाल रियासत के सीएम भी रह चुके थे वो। तो 3 ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति बने हैं और 3 राज्यों के सीएम भी रह चुके हैं। अब इनका जब चुनाव हुआ था तो सामने से कोई उम्मीदवार नहीं था। जब सामने से उम्मीदवार नहीं होता है तो ऐसे प्रत्याशियों क्या कहते हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति बने, इसके सामने कोई प्रत्याशी न हो। पूछेगा कौन सा लोकसभा का अध्यक्ष था जो राष्ट्रपति बना? तो ये पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष था? नीलम संजीव रेड्डी। पूछेगा जनता पार्टी ने पहली बार किसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया? जो जीता वो है भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। फिर से ध्यान दें, जनता पार्टी के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार नहीं दिया था। उसका कारण हम लोग पढ़ेंगे जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। अब 80 में फिर से इंदिरा जी की वापसी हो गई और उन्होंने 82 में चुनाव किसको लड़वा दिया? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वो सिख हैं, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति। जैसे मुस्लिम पूछेगा तो जाकिर हुसैन साहब थे और सिख पूछेगा तो ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ये पंजाब के सीएम थे, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और कुछ समय पूर्व अगर देखें तो देश के गृह मंत्री भी थे, रह चुके थे। तो कौन सा गृह मंत्री था जो राष्ट्रपति बना? वो है ज्ञानी जैल सिंह। अगली बात देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पर अगर देखें तो एक ऑपरेशन हुआ था, परमिशन इन्होंने दी थी, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में। देश में एक नया सा फार्मूला चला था 1971 में, जब भारत ने
पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश बन गया। तो इसका बदला लेने के लिए उसने नया घटनाक्रम तैयार किया, पंजाब को उग्रवाद का स्थल बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारी फंडिंग होने लगी और जो सिख समुदाय के लोग थे उनमें से कुछ सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तान नाम के एक देश की मांग करनी शुरू कर दी, जिसमें प्रमुख नाम था भिंडरवाले का नाम था। और वो उन लोगों ने क्या कर दिया, स्वर्ण मंदिर पर बहुत सारे लोगों को वहां पर घेर लिया और कहा कि जब तक हमारे राष्ट्र की मान्यता नहीं देंगे खालिस्तान की, तब तक हम इनकी रिहाई नहीं करेंगे। अगर मुस्लिम के लिए राष्ट्र हो सकता है पाकिस्तान, तो सिख के लिए राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है। पर इंदिरा जी ने उस टाइम पर ऑपरेशन ब्लू स्टार छेड़ा। इसमें से स्वर्ण मंदिर क्षतिग्रस्त भी हुआ और बहुत सारा खून खराबा हुआ। खालिस्तान की मांग करने वाले जितने लोग थे उनको या तो मार दिया गया या देश छोड़कर चले गए। फिर हमारे देश में खालिस्तान जैसी मांग नहीं उठी। अभी कुछ साल पहले अमरपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जो बाहर काफी वर्षों तक रहा, अचानक से पंजाब वापसी करता है और फिर से खालिस्तान की मांग करना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति को कई वर्षों से जेल में, गुवाहाटी जेल में बंद है। पर 2024 के जेल में रहते हुए उसने चुनाव लड़ा और वो चुनाव निर्दलीय जीत गया। इसका मतलब है कि वहां पर जो पंजाब में काफी आबादी ऐसी है जो मौन तो साधे हुए है, फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है, एक नए राष्ट्र की इच्छा है। तो जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की परमिशन दी तो परमिशन मिल गई और ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन का कुछ परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उनके निजी अंगरक्षक जो सिख थे। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोलियों से छन्नी कर दिया गया। उनकी मृत्यु के उपरांत पुलिस प्रशासन उस प्रकार से काम नहीं कर पाया और पूरे देश में 1984 में पूरे देश के हर जिले पर, हर राज्यों पर हिंसा भड़क उठी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिखों पर हमले किए, उनकी प्रॉपर्टियां लूटी। इसे सिख दंगे कहा गया 1984 में। ये 84 के दंगे से उससे बड़े दुखी हैं देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, और अब प्रधानमंत्री देश के बन चुके हैं वो राजीव गांधी जी हैं। तो राजीव गांधी के टाइम पर एक बिल आया, उस बिल का नाम था भारतीय डाक विधेयक। भारतीय डाक विधेयक 1986। इस पर इन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, पॉकेट वीटो का। तो पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। तो आज की क्लास लंबी हो जाएगी पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपको राष्ट्रपति जितने हैं उनसे परीक्षा में आने वाले हर टाइप के, चाहे क्रम पूछे या उनके जीवन से कुछ भी पूछे, वो सारे उत्तर मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, बीच से ब्रेक नहीं करना है आपको। अगले जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आर वेंकट रमन साहब हैं। आर वेंकट रमन साहब जो हैं 1987 से 1992 तक इनका टर्म रहा। वेंकट रमन साहब की अगर बात करें तो ये सबसे अधिक आयु में, सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बात करें, ये देश के वित्त मंत्री रह चुके थे, वित्त मंत्री रह चुके थे। दो लोग हमने बताया कि जोड़ा जो होता है वो इसमें राष्ट्रपति में बार बार जोड़ा की चर्चा होगी। तो ऐसे ही हैं वित्त मंत्री जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी और आर वेंकट रमन साहब दो ऐसे वित्त मंत्री हैं जो देश के राष्ट्रपति बने। इस टाइम पर अगर हम देखें तो कई प्रधानमंत्रियों के साथ इनको काम करना पड़ा। इनके टाइम पर राजीव गांधी जो हैं उनका टाइम देख लेते हैं। राजीव गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने 1984 से। कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? 1989 तक। इनके जाने के बाद वीपी सिंह बने जिनको विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, प्रताप सिंह। ये जो वीपी सिंह है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं 1989 से 1990 तक बने। फिर वीपी सिंह के पश्चात बने हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, खैर दोनों हैं, इनका नाम है चंद्रशेखर
1990 से 1991 दोनों में बड़ा तनाव रहता था। और फिर बने हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने गठबंधन के 5 वर्ष पूरे किए थे। इससे पहले जितने लोग प्रधानमंत्री बने वो 5 साल पूरे नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। कौन सा राष्ट्रपति है जिसने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था? वो हैं आर वेंकट रमन साहब, जो देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाल चुके थे। फिर आते हैं हमारे प्यारे शंकर दयाल शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश के क्या रह चुके थे? मध्य प्रदेश ने उस समय भोपाल हुआ करता था, तो भोपाल के सीएम रह चुके थे। भोपाल का कौन सा सीएम था जो देश का राष्ट्रपति बना? वो है सीधे सज्जन व्यक्ति जिनका नाम है शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर के जी के बारे में अगर बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? इनके समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। तो कर्मभूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? शंकर दयाल शर्मा जी के। समाधि स्थल का नाम है ज्ञानी जैल सिंह के। अगर पूछे तो एकता स्थल है। और शंकर दयाल शर्मा का अगर पूछे तो आप लोग लिख ही चुके हैं। अब हम चलते हैं के आर नारायणन के बारे में, जो राष्ट्रपति बनते हैं 1997 से सन 2002 तक बनते हैं। ये जो आर के नारायण साहब हैं ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। देश का पहला दलित राष्ट्रपति कौन था? वो के आर नारायणन थे। इनका भी समाधि स्थल जान लेते हैं। इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इनके समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। तो उदय भूमि किससे संबंधित है? के आर नारायणन से। देश का पहला दलित राष्ट्रपति कौन था? तो के आर नारायणन थे। अब चलते हैं देश में एकमात्र बार एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना जो जिसका राजनीति से किसी प्रकार से संबंध नहीं था। जो जितने राष्ट्रपति हैं उनमें अविवाहित राष्ट्रपति भी यही हैं। अगर इस समय गौर करें तो जो भी दौर था ये दौर था जो कुंवारे व्यक्तियों का दौर था। इस समय 2002 के टाइम पर अगर बात करें कि प्रधानमंत्री भी थे वो भी बेचारे कुंवारे थे। कुंवारे तो खैर नहीं कहते थे, अपने को अविवाहित कहते थे। खैर उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी साहब। राष्ट्रपति कब बने? सन 2002 से 2007 तक बने। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। गैर राजनैतिक व्यक्ति, ये क्या है, किससे संबंधित हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर अगर बात जाने इनके बारे में तो इनकी कुछ किताबें हैं, पुस्तक हैं। तो विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020, माई जर्नी, ये जो किताबें हैं किसकी किताबें हैं? ये सब किताबें हैं एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें हैं। तो इनके राष्ट्रपति बनने के लिए बड़ा एक रोचक कहानी है। रोचक कहानी इस प्रकार है कि एनडीए बहुमत पे है, पर उसके पास बिना सहयोगियों के दम पर वो अपनी, जैसे बीजेपी इस समय पावरफुल हो जाती, जिसको उतारना चाहती है वो उतार देती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। उस टाइम पर अटल जी के टाइम पर गठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी अपने मनपसंद का राष्ट्रपति नहीं बना सकती थी। तो उस टाइम पर ई विद्यासागर नाम के जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनको राष्ट्रपति के तौर पर बाला साहब ठाकरे ने उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया, पर चंद्रबाबू नायडू ने उस प्रस्ताव का विरोध कर दिया, क्योंकि विद्यासागर आंध्र प्रदेश से आते थे, इसलिए चंद्रबाबू नायडू उनके नाम पर राजी नहीं हुए। फिर जितने नाम आ रहे हैं उसमें से किसी न किसी नाम पर किसी न किसी का विरोध हो जाता है। राष्ट्रपति के नामांकन की तारीख के एक दिन बचे हैं, अभी तक एनडीए के घटक दल राष्ट्रपति का कोई नाम नहीं सामने ला पाए हैं। इसी बीच में मुलायम सिंह एक नाम देते हैं कि अगर
एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाए तो हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। इस टाइम पर अटल जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उनके पास केवल एक विकल्प था कि वो अब्दुल कलाम साहब से बात करें। तो कलाम साहब को फोन लगाया गया, कलाम साहब अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसलिए फोन नहीं उठा पाए। तभी जाकर उनको सूचना दी गई कि आपके रूम की बेल लगातार बज रही है, तो आप शीघ्र जाइए अपने रूम। कलाम साहब अपने रूम जाते हैं, वहां पर सामने से आवाज आती है कि आपसे प्रधानमंत्री देश की बात करना चाहते हैं। अटल जी ने फोन में सबसे पहले यही कहा कि प्लीज जो कहने जा रहे हैं उस काम के लिए मना मत करना। और फिर इनसे कहा गया उनके द्वारा कि आप बनेंगे हमारे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगे, और उसके लिए रेडी भी हो गए। और फिर देश को मिला देश का पहला अविवाहित राष्ट्रपति। खैर ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपके लिए जानकारी के लिए प्रश्न। अब देश को मिल रही है 2007 से 2012 में जो है देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भैया सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की? उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। पाटिल जी के बारे में एक रोचक तथ्य है कि ये राज्यसभा की अगर सभापति होती तो उपराष्ट्रपति हो जाती, वे राज्यसभा की उपसभापति रही हैं, उपसभापति रही हैं। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो राज्यसभा में उपसभापति का काम दायित्व का निर्वहन किया है? वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके टाइम पर एनडीए में हुआ करती थी शिवसेना, आजकल तो एक नाथ शिंदे वाली है, तब बाला साहब ठाकरे वाली हुआ करती थी, पर ये महाराष्ट्र से आती हैं। तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने एनडीए के खिलाफ जाते हुए वोटिंग कर दी थी किसको? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में चलता रहता है, अक्सर होता रहता है। अब आते हैं अगले राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी साहब। तो प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करें तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और आपसे पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रपति है जिसने पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था, अगर बात करें तो कई सारे वरिष्ठ पदों में रहे हैं। लोकसभा में सदन के नेता थे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री इनके टाइम पर थे, जब राष्ट्रपति नहीं थे तो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, वो राज्यसभा से आते थे, इसलिए इनको लोकसभा में सदन का नेता का दायित्व का निर्वहन करना पड़ा। और ये कई पदों में रह चुके, जैसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री होता है। ये विदेश मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री, और वित्त मंत्री भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया है, तो ये इनको भी भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। अब देखें, इन्होंने किताब लिखी है द प्रेसिडेंटल ईयर। जब राष्ट्रपति रहे तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख करने के लिए किताब लिखी है द प्रेसिडेंटल ईयर। दूसरी किताब का नाम है द कोलेशन ईयर। ये भी किताब किसकी है? प्रणब दा की है। द टर्बुलेट ईयर, द कोलेशन ईयर, द प्रेसिडेंटियल ईयर, ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रणब मुखर्जी जी द्वारा लिखी गई हैं, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। अब इनके बाद भाजपा 2014 में सत्ता में आ गई और भाजपा ने अपना स्वयं का उम्मीदवार उतारा, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। तो ये हमारे कानपुर से आते हैं और हम भी भैया कानपुर से ही आते हैं। तो ये संयोग लगता है कि शायद कुछ दिन में नरेंद्र मोदी, जैसे हम 35 के होंगे, शायद बुला लें दिल्ली और अगला जो चुनाव 29 में है शायद हम ही राष्ट्रपति हो। तो अब जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति,
उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। यानी यूपी ने प्रधानमंत्री तो बहुत ही हैं पर राष्ट्रपति एक दिया है। और ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके, बिहार के राज्यपाल रह चुके। अगली बात क्या है इनके बारे में? एक अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम दिया इनको, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष सरकार ने को इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। दूसरी एक बात, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो देश का दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन है साहब? हमारे, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। अब चलते हैं, जो वर्तमान समय राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू जी की बात करें तो ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। लेकिन देश की प्रथम दलित महिला, सॉरी दलित तो हो ही चुका है, जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं, यानी अभी तक कोई शेड्यूल्ड ट्राइब से राष्ट्रपति नहीं बनाया, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। इसके अलावा ये कहां से आती हैं? ये उड़ीसा राज्य से आती हैं, उड़ीसा राज्य से हैं। और ये राज्यपाल कहाँ की थी? तो झारखंड की राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी। इनका संबंध किस शेड्यूल्ड ट्राइब से है? तो ये संथाल जनजाति की हैं, संथाल जनजाति के हैं। और सबसे कम आयु की राष्ट्रपति हैं, सबसे कम आयु की राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 63 वर्ष कुछ माह की हैं ये राष्ट्रपति बनी हैं। और अगर बात करें पहले हुआ करते थे, इनसे पूर्व अगर बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी जो 64 साल के थे, ये 63 साल कुछ महीने की हैं। तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू। तो हम लोग जान लेते हैं, एक बार से फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहला राष्ट्रपति कौन, दूसरा राष्ट्रपति कौन, तीसरा राष्ट्रपति कौन, और ये जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं। तो सबके क्रमों को हम लोग जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, तो इस बात को भी देखना है हमें। अब अगर पूछे कि व्यक्ति के रूप में दूसरा राष्ट्रपति कौन बना, व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति दूसरे व्यक्ति हैं वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दक्षिण भारत से आने वाले पहले राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन राष्ट्रपति का कौन से क्रम का चुनाव है? तीसरे क्रम का चुनाव, क्योंकि 2 चुनाव कौन लड़े हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब हम जानते हैं तीसरे राष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम है जाकिर हुसैन साहब। अब हम चलते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के पास, या जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान साहब हैं, ये जो कार्यवाहक होते हैं उनके क्रम को काउंट नहीं किया जाता है। तो अगले हैं वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी साहब कौन से क्रम के हैं? चौथे क्रम के हैं। फिर इनके बाद चलते हैं हम लोग, ये जो 5वें क्रम के हैं उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने, दोनों ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। फिर बन जाते हैं वीडी जत्ती, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद साहब का कार्यकाल के दौरान इंतकाल हो गया था, इसलिए इनको भी कार्यवाहक का दर्जा मिला है, इसलिए इनके भी क्रम को हम नहीं जोड़ते हैं। फिर चलते हैं नीलम संजीव रेड्डी जो 6वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए क्रम आप एक साथ देख लें। 7वें क्रम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। फिर चलते हैं
8वें क्रम के राष्ट्रपति हैं वो हैं आर वेंकट रमन। और फिर अगले जो राष्ट्रपति हैं 9वें क्रम के वो हैं शंकर दयाल शर्मा। फिर चलते हैं हम 10वें क्रम में, तो वो हैं के आर नारायण साहब। और अब चलते हैं जो 11वें क्रम के हैं वो हैं कलाम साहब। तो अब्दुल कलाम कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। और प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल हैं वो 12वें क्रम की राष्ट्रपति हैं और देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें प्रणब दा की तो वो 13वें भारत के राष्ट्रपति थे। और अगर 14वें की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे कानपुर के, वो हैं रामनाथ कोविंद जी। और अगर 15वें क्रम के राष्ट्रपति की बात करें तो देश में पहली शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाली वो हैं द्रौपदी मुर्मू। तो अब तक कुल कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो 15। पर राष्ट्रपति के कितने क्रम के चुनाव हो चुके हैं? तो 16। तो अब जो चुनाव होगा अगला वाला वो राष्ट्रपति का 17वें क्रम का चुनाव होगा। पर जो व्यक्ति बनेगा राष्ट्रपति वो होगा 16वें क्रम का राष्ट्रपति होगा। हो सकता है कि सरकार द्रौपदी मुर्मू को अगर उतार देते हैं तो फिर वो 15वें क्रम ही कंटिन्यू बना रहेगा। लेकिन अमूमन अब जो प्रथा चली आ रही है, अगर इस प्रथा को कंटिन्यू करेंगे तो एक व्यक्ति को 5 साल के लिए या एक बार ही राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर। तो आज हम लोगों ने जाना कि भारत के कुल कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनसे आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको एक ही कड़ी में हम लोगों ने आज जान लिया है। अब अगली कड़ी जो है हमारी सीरीज है उसमें हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं। वो हर एक अधिकार जिससे प्रश्न बनता है, कोई अधिकार आपका छूटेगा नहीं। संविधान के जितने वीडियो हमने डाल दिए हैं उसके अलावा आखिरी तक पेपर होने तक हम पूरा संविधान और मूल विधि खत्म करने की पूरी गारंटी लेता है वेदांत परिवार। दिल्ली पुलिस के लिए हम नया बैच लेकर आ रहे हैं। 1 तारीख से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। हमारी पूरी टीम जिसमें आपके लिए कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल वेदांत चैनल को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। आपको सब कुछ आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। पर जो भी पढ़ाया जाता है कंठस्थ करने की, तैयार करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरा निष्ठा पूर्वक करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अगर हमने कहा है कि आपका सिलेबस संविधान का और मूल विधि का, इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो हम परीक्षा से पहले ही पूरा कराने का प्रॉमिस कर रहे हैं। वो कैसे पूरा करना है वो हम आपको पूरा करके देंगे। आपको चाहे वो दिल्ली पुलिस का सिलेबस हो वो भी हमारे द्वारा पूरा कराया जाएगा। कैसे करना है, कौन से टॉपिक करने हैं, वो हमारा विषय है। आप डेली क्लास लेते रहिए। पूरी फुल गारंटी है कि जो आपको पढ़ाया गया है क्लास में उसके बाहर एक भी प्रश्न जाने नहीं दूंगा। ये हमारा पूरा वादा है। अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं चैनल की हर एक एक लाइन जो हमारे द्वारा बोली जा रही है, जो लिखी जा रही है, उसको ध्यान से अगर पढ़ते हैं, अगर आप स्किप करके पढ़ेंगे तो मेरी जिम्मेदारी कतई नहीं बनती है। पूरा वीडियो देखिए। आप हमारे वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो फुल गारंटी है कि क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं बनने दूंगा। चाहे जितने वाद हो, वाद के लिए भी क्लास लेकर आऊंगा मैं। जितने संविधान संशोधन है उसके लिए भी क्लास लेकर आऊंगा। जनगणना के लिए भी क्लास लेकर आऊंगा। तो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। और आप जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है, बेल आइकन का चिन्ह आता होगा, उसको आप दबा लेंगे तो हमारा वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चाहे वो हिंदी का वीडियो हो, चाहे रीजनिंग का हो या मैथ का हो, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी जैसे वीडियो आएगा। लगभग लगभग हमारे यहाँ समय निर्धारित कर दिया गया है। अभी जो टाइम में ऊपर नीचे हो रहा है वो 1 तारीख से निर्धारित समय पर सारी क्लासें आने लगेंगी आपके पास। तो आप जुड़े रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। आप जो लोग लगा सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, वो पूरा स्टेटस लगाएं। आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपको और किसी विषय पर कोई भी जानकारी चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से सूचना दे सकते हैं, क्योंकि इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में कमेंट ही हमारे और आपके बीच में एक कड़ी है जो आपकी सूचना हम तक पहुंचा सकता है। और आपकी सूचना जैसे ही हमको मिलती है, आपको उस विषय पर आपको ध्यान रखा जाएगा, आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। नमस्कार, धन्यवाद। और फिर एक पुनः एक जानकारी आपको कि इस पर क्यूआर जनरेट होता है, उसको आप स्कैन करेंगे तो आपके
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको लगातार पीडीएफ मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।